जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं ऋषिकेश शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल कबीर ग्लोबल स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने अब तक जितनी भी पढ़ाई की है या जो भी तैयारी की है वो पूरी हो चुकी है और अब समय है प्रैक्टिस करने का। तो प्रैक्टिस करने के लिए अपने YouTube के माध्यम से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करवाएंगे जो इजी टू मॉडरेट होंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अपने मन से लगाइएगा, अपने मन से लगाइए और प्रोसेस को समझिए। क्या प्रोसेस हो रहा है उसको समझिए अच्छे से, तब फायदा मिलेगा इसका। और प्रैक्टिस के माध्यम से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। बाकी जो कुछ थोड़ी बहुत बची रही हो वो भी कवर कर लेंगे हम लोग। तो देखते हैं प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। दिया गया है कि एक कमरे में तिलचट्टों और मकड़ियों की कुल संख्या कितनी है? 65 है। तिलचट्टे और मकड़ियों की कुल संख्या 65 है। यदि उनके पैरों की कुल संख्या 440 है। पैरों की संख्या कितनी है भाई? 440 पैर उनके। तो कमरे में मकड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बात यह है कि यहाँ तिलचट्टे हैं और मकड़ियाँ हैं। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन अगर देखे हैं तो हम मुर्गी बकरी यही सब देखें। भाई एक किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी होती है, बकरी होती है, तो मुर्गी और बकरी का पैर एकदम क्लियर है, हमेशा बार बार करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पुलिस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है तिलचट्टा और मकड़ी। तो ज़्यादातर लोगों को तिलचट्टे के बारे में पता है, बस तिलचट्टे के बारे में ये पता है। कुछ लोगों को, कुछ प्रजातियों को ऐसा पता है कि बस केवल तिलचट्टे से डरना है, उनके पैर कितने हैं ये नहीं पता है। तो अगर देखा जाए तिलचट्टे और मकड़ियाँ, तिलचट्टे को ये बता दें हम आपको, अगर आपको ये पता है कि कितने पैर तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ध्यान रखिएगा कि तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं और मकड़ियों के 8 पैर होते हैं। मकड़ी कितने पैर होते हैं भाई? 8 पैर होते हैं। अब चाहे तिलचट्टा हो चाहे मकड़ी हो, सिर सबके एक ही होते हैं, है ना। यहाँ खैर सिर की बात रहेगी, लेकिन जितने लोग होंगे उतने सिर होंगे। तो कुल कितने लोग हैं? 65 लोग टोटल है। और पैर कितने हैं भाई? 440 पैर। तो अगर 440 पैर तो देखा जाए कि तिलचट्टा कितना है और तिलचट्टा है और मकड़ी है। और मकड़ी अगर देखा जाए तो आपको ये पता है कि तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो इसको हम तमाम तरीके से, सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है कि अगर हम ये कर दें कि तिलचट्टे का 6 पैर, अगर मकड़ी का 6 पैर होता तो सीधे सीधे क्या करते, हम लोग जितने भी सिर हैं या जितने भी टोटल जीव हैं उसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, पैरों की संख्या टोटल हमें मिला। लेकिन यहाँ में मकड़ी का तिलचट्टे की तुलना में तो ज़्यादा है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मकड़ी के 6 हो गए और 2 और प्लस कर दीजिए। भाई मकड़ी कितने? 6 और 2 8। भाई 2 हम अलग से, अगर हम किसी को काउंटिंग करने के लिए क्या जाए कि पैर गिन के आइए इसका, तो यहाँ देखेंगे तिलचट्टे का 6 और मकड़ी का 6 वो काउंट कर लिया। अगर हम इसको एक साथ काउंट कर लेते हैं तो टोटल 65 है। अब हम 65 में क्या कर दे भाई? 65 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 65 गुणे जब 6 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 गुणे 60 कर, सही 60 गुणे 6 करते 360 और 60 गुणे 390 टोटल हो रहा है। तो 390 पैर हमारे गिने जा चुके हैं, ये काउंट कर लिया हमने। अभी भी 2-2 पैर बचा हुआ है और ये 2-2 पैर किसका है? मकड़ी का। मतलब एक मकड़ी का 2 पैर है। तो अभी कितने पैर बचे हैं ये देख लीजिए। अगर टोटल 400 कितने भाई? 440 पैर हो और इसमें से अगर हम 390 पैर घटा दें, अगर हम 390 पैर घटा दें तो कितने बचेंगे भाई? 50 पैर। और आपको ये मालूम है कि एक मकड़ी का कितना पैर बचा है? 2 पैर गिनना बाकी है। तो कितने मकड़ी का होगा ये? अब हम इसमें क्या करते हैं, एक मकड़ी का अगर 2 पैर बचा था तो 2 से भाग कर दें तो मकड़ियों की संख्या आ जाएगी, कितने आ गई भाई? 25। 25 मकड़ियां हैं टोटल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आएगा आपको। इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप ध्यान से मन से जो है मन लगा के एकदम करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे संख्या क्या है 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6 में जोड़ने पर, मतलब ये जो संख्या दी गई इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब 11 से विभाज्यता का नियम तो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े ही हैं, पढ़े ना, नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस से लगाएं, उसके बाद वो वही सम स्थान विषम स्थान देखा जाएगा, फिर यहाँ ऑप्शन से एक एक करके उसमें जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे, तो टाइम हमारा ज़्यादा लग जाएगा और हमारे पास उतना समय एग्जाम में नहीं होता है। तो फिर हम क्या करें, इसका एक अलग तरीका भाई अगर नहीं पता रहेगा तो दिक्कत होगी आपको। इसी वजह से इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और देखा जाए इसमें दिया गया है 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6। अब करना यह है आपको कि दो दो का पेयर बनाओ, ठीक है भाई। अगर हम दो दो का पेयर बनावे, अगर दो दो का पेयर बनाए, ये क्या है 9 4 का एक पेयर 94 54 35 16 26, ये पेयर बन गया। और ये जो दो दो का पेयर है, इस पेयर में हमें क्या करना है, जो संख्या हम भाग करनी है भाई 11, उस 11 से इसमें भाग किया जाए, जो शेषफल बचा है उस शेषफल को लेकर चलना होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए भाग किया जाए भाई, अगर हम भाग करते हैं 11 से, अगर 11 से हम 94 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई, प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। अगर 54 में 11 से भाग करेंगे तो 11 चौके 44, शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, यहाँ बचा प्लस का 10। अगर 35 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, ठीक है भाई। 16 में प्लस का 5 बचेगा और 26 में प्लस का 4 बचेगा। तो जितना भी शेषफल बचा है इन सबको एक साथ जोड़ो, अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 10 16 2 18 18 5 23 23 4 27 हो गया भाई। अब 27 में हम कितना जोड़ दें, 27 में कितना जोड़ दें ताकि वो संख्या जो प्राप्त होगी वो किससे 11 से पूरी तरह कट जाएगी। अब भाई साफ साफ आपको दिख रहा है कि 27 में कितना जोड़ देंगे, भाई 27 से ज़्यादा ही होगी तो क्या आएगी, हाँ भाई क्या हो जाएगी, 27 से आगे जो होगी वो 33 होगी। अगर हम 33 में 11 का भाग कर देंगे तो 6, अगर हम इसमें 6 जोड़ दें तो 33 हमें प्राप्त हो जाएगा, 33 प्राप्त होगा और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित। भाई इसको तो आप लोग वैसे ही फोड़ दोगे, ठीक है। दिया गया है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई 3 और 5 से दोनों से कटना चाहिए। अब दोनों से कटने का मतलब क्या है, इनका जो प्रोडक्ट, इसका जो एलसीएम है वो 15 है। अगर 3 और 5 का एलसीएम देखा जाए तो कितना होता है 15। अब जो संख्या 15 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। तो अब हमें क्या करना है कि वो भाई 800 तक, इसका कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 800 तक हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर 800 तक का। तो अब हम 800 तक का देखिए, अगर 1 से लेके 800 तक का अगर देखा जाए कितनी संख्या ऐसी है जो 15 से कटेगी, तो हम क्या करेंगे भाई 15 से भाग करना हमें किस में, 800 में। अगर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बचेगा, 15 बचे 75 होता है, बचेगा 5, फिर 5 0 50, 15 3 45, 3 बार गया। अभी भी बचेगा, फिर भाग करेंगे, दशमलव के 0 बढ़ाएंगे, लेकिन दशमलव के बाद पूर्णतः भाग कितनी बार गया यही दिया गया हमसे, आगे जितनी बार जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब किससे है, कितनी बार गया है तो उससे है। और ऑप्शन नंबर बी है 53 बार जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। दिया गया है कि ए और बी की औसत मासिक आय 4500, ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है भाई 4500। फिर दिया गया है कि बी और सी की औसत मासिक आय कितनी है
5600 है। कितनी है? 5600। और ए और सी की 4800 है। मतलब है कि ए और बी की औसत मासिक आय 4500 है, बी और सी की औसत मासिक आय 5600 है, और ए और सी की औसत मासिक आय कितनी है? 4800 है। बी की मासिक आय। अब अगर हम एकदम सीधे प्रोसेस करें, है ना, तरीके से जैसे लगाते हैं, बेसिक तरीके से अगर लगाएंगे तो टाइम लगेगा, थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, तो हमें उस तरीके से नहीं लगाना है। एग्जाम में थोड़ा जितना जल्दी आ जाए वहाँ पे हम तो भाई आंसर कैसे आया ये प्रोसेस हमें नहीं देखना होता है, वहाँ आंसर हमारा आया बस वही सही है, तुक्का लगा तो सही है तो सही है। अब यहाँ पे जो है ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है? 4500। तो हमें मतलब किससे? बी से। अब देखिएगा बी कहाँ कहाँ है, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ बी है जिसके साथ है उसको जोड़ लीजिए। उसको जोड़ने के बाद जो है जहाँ पर बी नहीं है उसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 4500 और प्लस कितना होगा? बी और सी कितने अभी? 5600। तो 4500 में 5600 जोड़ दीजिए और उसके बाद क्या करना है? ए और सी का मतलब 4800 घटा देना है। 4800 घटा देना, हमें बी का सीधे मिल जाएगा। ठीक है। अब 5600 में से अगर 4800 घटाया जाए तो कितना आएगा? 800 आएगा। भाई 4500 में 800 हम जोड़ दीजिए इसमें, तो अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5300। 5300 डी ऑप्शन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये भी आसान क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग अपने खुद प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर प्रोसेस देखते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन में दे रखा है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:5 है, और फिर तो आपसे पूछा क्या गया है? तो आपसे ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए पूछा जा रहा है। ठीक है भाई। तो अगर हम इसको ए की वैल्यू बी, भाई यहाँ पे ए का मान 2 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है, सी का मान 5 दे रखा है। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं समय ज़्यादा लग सकता है उससे। हम करेंगे क्या, एक करते हैं कि थोड़ा जल्दी आंसर लाने के लिए हम ये जो सी बाई ए है यहाँ पे मान लेते ये है ही नहीं। अगर ये नहीं है तो हमारा ये तीसरा अनुपात भी जो लास्ट में ऑप्शन में है वो नहीं रहेगा। ठीक है भाई। अब करना ये है कि हम देखिए ए बाई बी रेशियो बी बाई सी है, हमें बस इसी को लेके चलना है। ए रेशियो सी भाई यहाँ पे अगर क्लास में गुणा करें तो ए गुणे सी, ए गुणे सी, ए का मान कितना है? ए का मान 2 है और सी का मान 5, तो 2 गुणे 5 का प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? 2 गुणे 5 कितना आएगा भाई? 10 आ जाएगा, आएगा ना। और ऐसे ही बी गुणे सी करें तो मतलब सॉरी बी गुणे बी करेंगे तो बी का मान 3 है, बी का मान 3 है, तो 3 गुणे 3 कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो 10 और 9 का रेशियो होना चाहिए पहले दोनों में। तो पहले दोनों में देखेंगे यहाँ क्या है भाई, आप इसको छोटा करिए तो ये मिलेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, अगर आप इसको काटिएगा 2 से तो ये 10 और ये 9 मिल जाएगा। ठीक है ना भाई, तो दूसरा ही ऑप्शन आपका आंसर बन गया। ठीक है, ऐसे करने में बहुत बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है। 82% की हानि पर, पहले बताया जा रहा है कितने बड़े हानि पर बेच रहा है? 82% की हानि पर बेच रहा है, लेकिन वह 28% कम वजन तोलता है। मतलब यह है कि 82% हानि पर बेच रहा है, लेकिन वह सामान क्या करता है? 28% आपको कम देता है। तो 28% कम दे रहा है, पूछा गया आपसे, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि, वास्तव में इसे कितने का लाभ या कितने की हानि हो रही है परसेंटेज। ठीक है भाई, इसको देखते हैं। हम लोग करते क्या है कि कोई भी क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100 होता है। अगर 100 का सामान हो और 82% हानि पर बेची जाएगी, कितने में बेचेंगे? 18 में बेचेंगे। 100 से अगर 82 कम कर देगा तो कितने में बेचेंगे? 18 में। और दूसरे का क्या कर रहा है? लेकिन वह 28% क्या करता है? कम वजन देता है। मतलब ये है कि पैसा आपसे 100 का लेगा, पैसा कितने का लेगा? 100 का लेगा, और सामान कितने का देगा? 28 कम देगा। 28 कम देने का मतलब कितना?
72 देगा। ठीक है भाई, 72 दे रहा है आपको। तो अब क्या होगा, ये 100 से 100 खत्म हो गया, 18 से 72 4 बार में। ठीक है, मतलब क्या मिला आपको, 4 का सामान कितने में मिल रहा है, 1 में। 4 का सामान आपको 1 में मिला, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 3 का, है ना। कितने में दे रहा है, 3 हानि पर दे रहा है, तो 3/4। सबको पता है भाई 3/4 कितना परसेंट होता है, 75% हानि पर अपना सामान ये बेच रहा है। ठीक है, चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन दिया गया है, देखिए भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछली बार ये क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में आ चुकी है, कांस्टेबल में दिया गया है। क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन दिया गया है कि एन एक अनुक्रम जो है, अनुक्रम 26 20 14 8 का 21वां पद पूछा गया है। भाई क्या पूछ रहा है आपसे कि एक सीरीज चल रही है, 26 है, 26 के बाद 20 है, 20 के बाद 14 है, 14 के बाद 8 है, और ऐसे भी आगे चल रहा है, तो आगे 21वां पद जो होगा वो क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, अब इस तरह क्वेश्चन देखा जाएगा कि इसका एक फार्मूला होता है Tn, मतलब कोई भी पद निकालना हो, यानी पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, सभी लोग पढ़े हुए हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यही फार्मूला है, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। यनमा पद कौन सा है, 21वां पद निकालना आपको। तो अगर हम a की बात करें, तो a का मतलब था पहला पद होता है, और पहला पद कितना है, जो पहला पद है वो कितना है, पहला पद हमारा 20 है, और यहाँ जो d है मतलब उसका अंतर, सार्वंतर जो चल रहा है, वो अंतर कितने का है, 26 से 20 हो गया, मतलब कितना, माइनस का 6 हुआ। फिर 20 से 14 हो गया, मतलब माइनस का फिर 6 होगा। तो आप देख रहे होंगे 6 का अंतर चल रहा है, मतलब ये कि डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान माइनस का 6 हुआ। ठीक है, सीधे फॉर्मूले कर देते हैं। पहला पद कितना हमारा, ए का मान 26, इसके बाद प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का मान कितना है 21 माइनस 1 गुणे डी का मान माइनस का 6, ये हो जाएगा आपका 26, और 21 और 1 का अंतर 20, 20 माइनस 21 माइनस 1 हो जाएगा 20, 20 गुणे 6 कितना गया, माइनस का 120, 26 माइनस 120 कितना आएगा, माइनस का 94, माइनस का 94 का मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन से है, कह रहा है कि समान क्षमता के 2 कंटेनरों में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। पहले में अनुपात कितना है, पहले में अनुपात दिया गया है 3 और 7 का, और दूसरे बर्तन में क्या अनुपात है, 7 और 9 का है। यदि दोनों को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाए तो परिणामी अनुपात क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि क्षमता क्या है, दोनों की बराबर है। तो अगर पहले में देखा जाए, पहले बर्तन में दूध और पानी 2 चीज है, तो दूध और पानी का अनुपात पहले में कितना है, पहले में दूध 3 है और पानी 7 है, तथा दूसरे बर्तन में क्या है, 7 और 9 है, दूसरे बर्तन में 7 और 9। और क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है क्षमता क्या है, दोनों की समान क्षमता है। तो अगर क्षमता समान है तो यहाँ देखिए ये कितना है, 3 और 7 हो गया 10, 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया, और यहाँ 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया। तो समान तो नहीं है, अब हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या, 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 10 और 16 का एलसीएम 80 होता है। तो 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 गुणे 8 80 हो जाएगा, और इसमें कितने का 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 16 गुणे 5 80 हो जाएगा। अब भाई बराबर करके सीधे जोड़ देना हमें, तो गुणा करते हैं, 8 गुणे 3 कितना हो गया, 24 दूध यहाँ पे है, और 7 बचे 35 दूध यहाँ, 24 और 35 कितना हो जाएगा, 59 यहाँ हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 देखा जाए, 7 8 56 ये हो गया, और 9 बचे 45 हो गया, 56 और 45 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई, 101 आ जाएगा। ठीक है, और यही अब इससे नहीं कटेगा नहीं, तो अब यही आपका आंसर बन जाएगा।
पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शशि दो वस्तुएं 5,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है। क्या दिया गया है? 5,000 रुपए प्रत्येक, 5,000 रुपए प्रत्येक बोला है, मतलब दोनों प्रत्येक की दर से बेचता है। पूरे लेनदेन में उसे ना लाभ होता है और ना हानि। पूरे लेनदेन में क्या है, उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। यदि एक वस्तु, उसने क्या किया है, एक वस्तु 16.2/3% हानि पर बेची, तो दूसरी वस्तु कितने % लाभ पर बेची? ठीक है, अब अगर यहाँ पे 5,000 प्रत्येक बेचा, मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य समान है। अगर विक्रय मूल्य समान है तो हम क्या करते हैं, पहली वस्तु कैसे बेची गई है भाई? 16.2/3% की हानि पर बेची गई है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन सभी लोग जानते हैं, कितना होता है भाई? 1/6। मतलब यह है कि अगर वो सामान 6 का था तो हानि पर बेची गई ना एक हानि पर बेचने का मतलब क्या है, वो सामान कितने बिका होगा? 5 में बिका। और पहले ही यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक क्या है, 5,000 में बेची गई, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो अगर ये वस्तु 5 में बिकी है तो अगली वस्तु भी कितने बिकी होगी? 5 में ही बिकी होगी। और ये भी कहा है कि अगर उसे क्या है, न लाभ होता है और न हानि होती है, ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। मतलब यह है कि अगर 5, 5, 10, यहाँ पे जितने का हानि हुआ, हानि कितने का हुआ? 1 का, यहाँ पर उतने का लाभ हुआ होगा, है ना? यहाँ अगर 1 का हानि हो रहा है तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कोई 5 में अगर बिका है और 1 का लाभ है तो मतलब क्या हुआ? ये 4 में खरीदा गया होगा। ठीक है, तो 4 की वस्तु अगर 5 में बेची गई है, 4 की वस्तु 5 में बेची तो लाभ कितने का? 1 का। और ये 1 का लाभ अगर हो रहा है तो 1/4, 1 हो रहा है 4 पर, कितना % का लाभ है भाई? 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 15 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। स्वयं का कितना गुना? 3 गुना हो जाती है। वही राशि उसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 13 गुना हो जाएगी? ठीक है, अब देखिएगा, कोई भी राशि परसेंटेज में 100 होती है, वैसे फ्रैक्शन में अगर एक देखिए तो साधारण ब्याज पर क्या है, 3 गुना होने के लिए जैसे हम कहते हैं कि राशि हमारी 1 हो, और अगर 3 गुना होती है, कितना गुना? 3 गुना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ब्याज कितना मिला? 2 ब्याज मिला। ठीक है भाई, और अगर 2 ब्याज चाहिए तो हम भाई हमें वर्ष कितना लेना है? कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। 2 गुना 15, सॉरी, 2 ब्याज मिलता है आपको 15 वर्ष में। अगर 2 ब्याज मिल रहा है आपको 15 वर्ष में, तो अगली बार कितना गुना होना है? 13 गुना होना है। तो 13 गुना होने का मतलब क्या हो गया? ब्याज मिलेगा आपको 12। ठीक है भाई, ब्याज कितना मिलेगा? 12 ब्याज मिलेगा। और अगर 12 ब्याज मिलेगा तो 12 ब्याज कितने समय मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए 2 का कितना गुना है, ये 6 गुना, तो 15 का भी 6 गुना कितना होगा? 90 वर्ष। 90 वर्ष में ये राशि दोगुनी हो जाएगी, तब तक तो आदमी बूढ़ा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया गया है, एक रिटेलर 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलमें खरीदता है। एक रिटेलर जो है 44 कलमों के अंकित मूल्य पर 50 कलम क्या है, खरीदता है। यदि वह इन्हें अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को। देखिएगा, 44 कलमों के अंकित मूल्य मतलब यह है कि 44 का एमपी मार्केट प्राइस बराबर किसके है? 50 कलमों के कास्ट प्राइस के। 50 का सीपी बराबर है। तो अगर यहां से सीपी और एमपी का रेशियो देखा जाए, सीपी और एमपी का रेशियो, तो
MP कितना होगा 50 और CP 44। CP 44 है, MP 50 है। अब कहा यह जा रहा है कि यदि आप छोटा भी कर सकते हैं, यदि वह इन्हें अंकित मूल्य पर 1% छूट पर बेचता है, तो अगर इसको हम क्या कर दें, सीधे 2 का गुणा कर देते, ये 100 हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वह क्या कर दे इसको, अगर 1%, तो बताइए भाई, अगर 100 का सामान हो और 1% छूट पर बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, 99 में बिकेगा। 100 का सामान 1% छूट पर बेचेगा तो कितने में बिकेगा, 99 में। अब हमारा CP और SP का रेशियो आपको मिल गया, तो 44 दूनी 88 और ये 99, 11 से काटेंगे, ये 8 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट गया, मतलब 8 का सामान 9 में बिक रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का, 1/8 कितना होता है भाई, 12.5%। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि यदि 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिनों में खाती है, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में खाएंगी। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, गांव के बड़े बूढ़े पूछते थे कि 10 धोतियां 10 घंटे में सूखती हैं, तो एक धोती कितने घंटे में सूखेगी, सर आप लोगों को याद भी होगा। लगाने का तरीका वही आपका M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 का मतलब क्या है, पहले कितने 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिन में खाती है, तो यहाँ क्या करना है, W1 क्या है, चूहा खाना है। W1 क्या है भाई, चूहा खाना है। यहाँ जो होगा M1 100 बिल्ली कितने दिन में, 100 दिन में, कितना काम करती है, 100 चूहा खाती है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि 4 बिल्लियां, अगली बार कितनी बिल्लियां हैं, 4 बिल्लियां हैं, करेक्ट, कितने दिनों में, मतलब D2 का मान आपको निकालना है, D2 का ज्ञात करना है, और खाना कितना है, 4 चूहा खाना है, तो बटे 4। ठीक है भाई, 100 से 100 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, क्या बचा, D2 बराबर 100, मतलब 100 दिन में, चौथा ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। दिया गया है कि एक व्यापारी 25,000 रुपए की राशि, राशि कितनी है, 25,000, 25,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश करता है। 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो अब जो है इसको रेशियो मेथड से लगाते हैं। 3 वर्ष का रेशियो 3, 3 और 1 होता है। ठीक है, आप लोग पहले भी पढ़े हैं कि 2 साल के लिए 2, 1, 3 साल के लिए 3, 3, 1, 4 साल के लिए 4, 6, 4, 1 होता है। ऐसे ही आगे बताया गया है कुछ आपको। अब देखिए यहाँ जो दे रखा है कि राशि कितनी है आपकी, 25,000 रुपया है, तो इस 25,000 रुपये का 6% निकालते हैं। 25,000 का 6% अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 25,000 का 6%, 1500, 25,000 का 6% कितना आएगा भाई, 1500 आ गया। इसके बाद फिर इस 1500 का, अगली बार इस 1500 का 6% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 90, 1500 का 6% कितना आएगा, 90 आ जाएगा। और फिर इस 90 का 6%, 90 का 6% 5.4, 90 का 6% 5.4 हो जाएगा। बस केवल क्या है, गुणा कर देना, आपको गुणा करके जोड़ दीजिए। 15 कितना हो गया, 4500, 90 गुणे 3 270, और 5.4 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 5.4, सबको जोड़ दीजिए, कितना गया, 45, 2, 27, 170, 575.4। ठीक है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, सबसे अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 48% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 48% बढ़ाकर क्या करता है, अंकित करता है। वह ग्राहक को एक निश्चित छूट देता है जिससे उसे कुल लेन देन पर 11% का लाभ होता है। अगर वैल्यू आसान दी गई हो तो आप 100 मान के कर सकते हो। दुकानदार किसी वस्तु को क्या करता है, 48% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब ये कि अगर उसका कास्ट प्राइस कितना है 100 हो, तो उसका मार्केट प्राइस कितना अंकित किया है, अंकित मूल्य कितना रखेगा वो 48% बढ़ाकर, मतलब 148 रखा है। अब कहा यह जा रहा है कि वह क्या करता है, कुल लेन देन में 11% का लाभ चाहिए। मतलब ये कि 100 का सामान है, अगर 11% लाभ चाहिए तो कितने बेचना पड़ेगा, 111 में। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा, 111 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आप देखिएगा कि 148 का सामान था और कितने बेचा है, 11 में बेचा है, 111 में बेचा है। तो दी गई छूट का प्रतिशत बताना है। ठीक, अब आप इन दोनों को देख लीजिए। अगर आप इसका रेशियो दें तो कितने, 37 से ये 4 बार में कट गया और 37 से ये 3 बार में कट गया, मतलब 4 का सामान 3 में। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का। किस पर हुआ, 4 पर, गुणे 100, कितना आ गया हमें, 25% का छूट हो रहा है, मतलब दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 3 संख्याएं 6:7:3 के अनुपात में, 3 संख्याएं 6:7:3 के अनुपात में, और उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, 3654 है। उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ठीक है, संख्या को क्या दे रखा है भाई, मान लेते हैं इसका एचसीएफ कितना है, एच है। अगर एचसीएफ एच है, संख्या अगर हम लेते हैं, संख्या मान लिया जाए क्या है, 6H 7H और 3H। ये H इसके साथ में एचसीएफ उसका क्या होगा, वो अनुपात जब लेंगे तो यस से यस सब कट ही जाएगा, तो 6 7 3 के अनुपात में संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो 6 7 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो है कितना आएगा अभी, 6 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 42। ये सर एलसीएम हो गया इसका कितना, 42H, और इसी का मान कितना दिया गया आपको, 3654 दिया है, 3654 दिया गया है, 3654। तो वैसे आप काट सकते हैं इसको, 3654, बस इसको काट देना है। चलिए काटते हैं, 7 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 6 से 7 बार में काटा, 6 7 42, 6 से बाकी 36, 0 6 9 54। ठीक है, फिर 7 से काट दीजिए, 7 से 7 बटे 56, 7 7 49, कितना गया अस्सी भाई, 87 आ रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कठिन क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य का 3/8 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, दिन में 3/8 भाग 12 दिन में पूरा करता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में उसे कितने दिनों का समय, इसको तो आप वैसे ही फोड़ दोगे। क्या दिया गया अभी, 3/8 का मतलब क्या कि पूरा काम 8 लेते हैं, अगर पूरा काम 8 हो, 8 में से 3 काम हो रहा है, ये 3 काम कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में हो गया। 3 काम 12 दिन में, तो कितना काम बचा है, जो शेष काम बचा वो कितना बचा, 5 काम बचा है। वो 5 काम कितने दिन में हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। 3 का ये 4 गुना 12 हुआ, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भिन्नों की तुलना करनी है। दिया है 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3 को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में सेट करना है। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ये देखिए। अब जब देखा जाए लगाने के तमाम तरीके, जैसे दिया गया है 5/9, 4/7,
3/5 और 2/3 ये दे रखा आपको। आप करना क्या कि इसमें सब में 0 0 बढ़ा दो अपनी तरफ से। अगर 0 बढ़ाते सबको, भाई इसको हम 500 कर दें, इसको हम 400 कर दें, इसको 300 कर दें, इसको 200 कर दें। अगर 500 में 9 का भाग किया जाए तो 5 से कितनी बार जाएगा, सॉरी 500 में 9 से भाग करेंगे तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 बचे 45, बचेगा 5। फिर भाग करेंगे 55 दशमलव कुछ जा रहा है, आगे कितना जा रहा है अब इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या 400 में अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 बचे 35, बचेगा 5। और फिर होगा फिर 7 7 49, 57 दशमलव कुछ हो रहा है। इसके बाद क्या फिर भाग करेंगे 300 में 5 का तो 60 बार में ये पूरा पूरा कर देगा। और 200 में जब 3 का भाग करेंगे तो 66 दशमलव कुछ आएगा। तो अब देखिएगा ये 55 दशमलव कुछ है, ये 57 दशमलव कुछ है, ये 60 दशमलव कुछ है और ये 66 दशमलव कुछ है। तो अब यहाँ क्या है, एक लाइन से पहले नंबर पे क्या है ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आ गया और ये चौथे नंबर पर आ गया। ठीक है भाई, तो एक क्रम में ही दे रखा है, तो बस खाली टाइम बर्बाद किया हमारा। यहाँ क्या देगा 5/9, 4/7, 3/7, सॉरी 3/5, 2/3 सब क्या है एक क्रम में ही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5/9, 4/7, 3/5, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है नाव और धारा से, नाव और धारा कह रहा है कि शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाने वाला एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, शांत जल में नाव की चाल क्या है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। धारा के प्रतिकूल 50 मीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर आने में तुलना में दोगुना समय लेता है। धारा की चाल आपसे पूछी गई थी, यहाँ जितना जाना उतना आना, तो ये 50 किलोमीटर दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, इसको हटा देंगे हम। अब करना क्या है कि जब धारा के साथ जाते हैं, धारा के साथ x+y और धारा के विपरीत मतलब x-y। ठीक है भाई, जब धारा के साथ जाते हैं तो जो समय की बात की गई है, धारा के साथ की तुलना में धारा के विपरीत दोगुना समय लगता है। मतलब अगर यहाँ टाइम का रेशियो 1 और 2 है तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, इसका इनवर्स होता है। अगर दूरी फिक्स होती है तो समय चाल का इनवर्स होता है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 2:1 हो गया। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना, अगर x का मान निकालना तो इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देंगे, 2 और 1 3/2, x बराबर कितना 3/2 हो गया। और y अगर धारा का निकालना है क्या हो जाएगा, 2 और 1 का अंतर, 2 और 1 का अंतर 1 आएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 रेशियो कितने का आ गया 3 और 1 का आ रहा है। और इत्तेफाक से 3 का मान क्या है 3 किलोमीटर दे रखा है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आपसे यही पूछा गया था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन कीजिए 2.23 का स्क्वायर माइनस 4.23 का स्क्वायर बटा कितना है 2.23 माइनस 4। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें। भाई ये जो दे रखा है ये a² माइनस b² का, तो अगर ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है तो क्या जानते हैं, एक ब्रैकेट में a+b होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको a+b और a माइनस b, और नीचे क्या दे रखा है ये a और b है, a माइनस b दे रखा है, तो बस हमें क्या लेना है, क्योंकि हमारा a माइनस b जो है वो कट जाएगा, क्या बचेगा बस केवल a+b बचेगा। तो a+b बचने का मतलब ये होगा कि 2.23 और प्लस कितना 4.23, बस इसी को जोड़ लेना है। क्या हो जाएगा भाई 4 2 6 23, 6.46। ठीक है, मतलब चौथा ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल
27, 232 और 174 है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या है? ठीक है, यहाँ पे आयतन क्या होगा? अब कभी भी अगर करा कि आसन फलक, आसन फलक का मतलब ये कि जैसे अगर कोई घनाभ है, जैसे ये घनाभ है, ये एक फलक ये हो गया, इसका एक फलक ये हो गया, एक फलक नीचे, इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल और नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। ठीक है, तो इन फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। आसन फलक का मतलब है अगर फलकों का क्षेत्रफल आपको दे रखा है तो इसका वॉल्यूम निकालना, और वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई इसके लिए? रूट में बस खाली तीनों का गुणा कर देना होता है। 27 गुणे कितना? 232 और गुणे क्या हो जाएगा? 174। ठीक है भाई, 174। अब देखिए क्या है, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो 7 गुणे तो कितना आएगा? 9, फिर 7 दूनी 14, 14 का इकाई अंक 4 हो गया, 4 चौके 16, इकाई अंक में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब इकाई अंक में 6 किसका आता है? या तो 4 का आता है या तो 6 का आता है, तो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है जिसका ऑप्शन क्या है? इकाई अंक 4 है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि एक बेलन की त्रिज्या क्या कर दी जाए? 20% कम कर दी जाए तो उसके आयतन को समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? भाई ये पढ़ने से आपको मेंसुरेशन का लग रहा है, लेकिन ये है परसेंटेज का। ठीक है ना, पढ़ने से आपको मेंसुरेशन का लगेगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई तो फिक्स है, पाई आपका फिक्स है, खाली आर बदल रहा है, एस बदल रहा है, जो भी करना है। तो अगर हम इसका वैल्यूम की बात करें तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी गई है? त्रिज्या जो है 20% कम कर दी जाए, मतलब ये कि 20 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। पहले त्रिज्या कितनी थी? 5 थी, अब कितना हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी तो हो जाएगा 4। तो पहले तो क्षेत्रफल थे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब ऊंचाई जो है वो इसी अनुपात में इसका उल्टा होना है तभी समान हो सकता है। तो अगर उल्टा करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 यहाँ होना चाहिए था और 25, मतलब ये 16 से 25 हो गया। कितना बढ़ा भाई? 16 से 25 हो गया तो 9 बढ़ा। अगर 9 बढ़ रहा है किससे बढ़ रहा है? 16 से, तो 9/16 गुणे 100, 56.25 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसके उसके सबसे लंबे विकर्ण, मतलब इसका डायगोनल निकालना है। और सभी लोग जानते होंगे घनाभ की अगर बात करें ये घनाभ है, इसका सबसे लंबा जो विकर्ण होगा वो एक कोने से नीचे वाले कोने से लेकर ऊपर वाले कोने तक का है, ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है भाई, इसी की बात की जा रही, यही पूछा जा रहा है आपसे, सबसे लंबे विकर्ण की बात की जा रही है। और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? एल बराबर क्या होता है? मतलब विकर्ण एल बराबर आएगा अंडर रूट में, विकर्ण जो होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। सबको फार्मूला पता है। अब जो है यहाँ पे लंबाई दी गई कितनी? 13, तो रूट में 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 हो गया। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी का 121 हो गया। और फिर 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। ठीक है, टोटल जोड़ दीजिए। अब अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई? टोटल जोड़ेंगे
169, 121 प्लस 400 हो गया टोटल 690। रूट में कितना आ जाएगा? 690। अब 690 को रूट में बाहर करेंगे, रूट से अगर बाहर किया तो एग्जैक्ट बाहर होना नहीं। अब हम देखेंगे इसके निकट ऑप्शन कौन सा करेंगे। तो अगर देखा जाए 26 का स्क्वायर होता है कितना? 676। 26 का कितना होता है? 676 होता है। इसके बाद 27 का होता है क्या? अगर 26 के बाद क्या आता है? 27, और 27 का क्या होता है? 729 होता है। 27 का स्क्वायर 729 होता है। 27 का स्क्वायर 729, मतलब 26 ज़्यादा, भाई 690 ज़्यादा है ना, ये 26 दशमलव कुछ करके आएगा, और एक ही ऑप्शन है 26.27%। ठीक है, तो ये 22 क्वेश्चन थे, और इसको हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया है। और आपका काम यही है कि एक बार पुनः इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करें और प्रोसेस को समझें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पहले वाले में जो है ऑफलाइन बहुत किया हम लोग।